बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे कि लास्ट टाइम हमने इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं और कब पैदा होती हैं और ये इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस से कैसे अलहदा होती हैं। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं। उसके अंदर हमने पहली टाइप्स को डिस्कस किया था जो थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को ये कहा था कि ये दो डाइपोल्स के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्शन है। फिर हमने ये कहा था कि ये दो डाइपोल जो डाइपोल बनता है एक मालिक्यूल का वो क्यों बनता है। तो उसमें हमें पता चला था कि जिस मालिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बने तो उसके अंदर डाइपोल पैदा हो जाता है और उन दो डाइपोल्स के दरमियान अट्रैक्शन जो पैदा होती है उसको हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफ़ेक्ट करते हैं। एक फैक्टर उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ज़्यादा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी वीक होंगी हमारे पास। दूसरी जो बात थी, जो दूसरा फैक्टर था जो इफ़ेक्ट करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा, वो था डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने से डाइपोल डाइपोल वीक हो जाती हैं और डिस्टेंस जब कम होगा, करीब होंगे मालिक्यूल एक दूसरे के, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। फिर हमने देखा था कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि जब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बढ़ जाती हैं तब क्या इफ़ेक्ट हैं और जब लो हो जाती हैं तब क्या इफ़ेक्ट हैं। तो मैंने पहले दिन भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जिसके अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट करती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से मुराद था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ें। तो जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सारी ज़्यादा हो जाएंगी। ये जिसको हम दूसरा नाम थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, तो ये बढ़ जाती हैं। और इसी तरह डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। तो आइए आज हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स की एक नई किस्म के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी। उसका नाम है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इसका दूसरा नाम जो आपको याद रखना है, अक्सर यही यूज़ किया जाता है, डीबाई फोर्सेस। कौन सा नाम है जी? डीबाई फोर्सेस। तो जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन वाज़ेह हो जाती है। ज़रा देखिएगा कि ये जो डाइपोल लिखा है, एक डाइपोल, देन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक डाइपोल खुद और दूसरा इंड्यूस तैयार शुदा डाइपोल, उनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट डाइपोल स्टूडेंट्स काइंडली साथ लिखा ज़रूर करें ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। जब साथ बंदा लिखता है तो उस लेक्चर की रिवीजन में आसानी होती है, तो ये आपने ज़रूर काम करना है। परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी जी? डीबाई फोर्सेस। फिर उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें और इसको समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का आपको पता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दो पोल हैं, वो परमानेंट डाइपोल है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल हमेशा याद रखिएगा कि नॉन पोलर के अंदर पैदा होगा। किसके अंदर पैदा होगा? नॉन पोलर के अंदर पैदा होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो आपके पास होगा उसके अंदर, क्योंकि उसका कोई अपना डाइपोल नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि आपके पास एक तरफ HCl मौजूद हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद हो, H2।
अब ज़रा मुझे बताइए कि ये जो HCl है इसके तो ये डाइपोल परमानेंट है कि नहीं? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो बताइए ये यहाँ पे कोई हम पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस पर कोई पोल नहीं है तो इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकती, फिलहाल तक नहीं हो सकती। लेकिन ये जो डी बाई फोर्स है ये कहती है कि इनके दरमियान भी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। वो कैसे? ये बड़ी अजीब बात है, ज़रा देखिएगा, शक्ल से हम समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये आपके पास एक परमानेंट डाइपोल है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद इसके करीब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके कोई डाइपोल नहीं है, ठीक है जी। जब डाइपोल नहीं होता तो इसकी शक्ल ऐसी होती है, दरमियान में न्यूक्लियस और साइडों पे इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, पार्शियली नेगेटिव पार्ट है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं जी? एक दूसरे को रिपेल्जन के नतीजे के अंदर जो चीज़ बनती है, ये डाइपोल तो वैसा ही रहता है जैसे पहले था, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में चले जाए? राइट साइड पे, और ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। तो इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाती है ऐसे करके, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब ज़रा देखिएगा, ये जो डाइपोल है ये परमानेंट तो नहीं है, ये इंड्यूस किया गया है, तैयार करवाया गया है, तो इसी का नाम ही इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। क्या नाम है जी? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो अट्रैक्शन मैंने शो करवाई है, इस अट्रैक्शन को ही डी बाय फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डी बाय फोर्सेस। एक बात याद रखिएगा, कल शायद मैं आपको नहीं बता पाया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को किससे शो करते हैं? डॉटेड से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनको हम डॉटेड लाइन से, किससे जी? डॉटेड लाइन ऐसे करके। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके अंदर सारे बॉन्ड आ जाते हैं उसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। अगर कहीं पे शो करना है लाइन को तो सॉलिड लाइन से मुराद क्या है? ये सीधी लाइन ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डॉटेड लाइन से शो होती हैं तो ये वीक फोर्सेस हैं, आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन जो सॉलिड लाइन है उसको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है बनिस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो ये बात आपको याद रहेगी, तो इसको आपने अपने ध्यान के अंदर रखना है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है इसी को ही डी बाई फोर्स कहते हैं हम, ठीक है जी। ये कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान? एक परमानेंट डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, इन दो के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है तो एक परमानेंट डाइपोल ले लें जैसे HCl मैंने कहा, और दूसरी तरफ नॉन पोलर कोई भी ले सकते हैं आप, Cl2 ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, ये सारे नॉन पोलर। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की। तो इसको हम दूसरा नाम कहते हैं जी डी बाई फोर्सेस। फिर उसके बाद एक नई टाइप है और ये लास्ट टाइप है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये इसका जनरल नेम समझ लें आप, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसने। और दूसरा नाम जो इसका है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फोर्सेस। अब ज़रा इसको समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है।
कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, डेफिनेशन तो इसके अंदर ही आ जाती है, लेकिन इसकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। लंदन एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कोई पोल नहीं बनता, क्या उनके अंदर भी कोई अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। उसने जब इर्द गिर्द देखा तो उसको हीलियम गैस जो है लिक्विफाई फॉर्म के अंदर मिली, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिली। जब लिक्विड फॉर्म के अंदर कोई चीज़ मिलती है ना, उससे मुराद ये होता है कि लिक्विड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके अंदर इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, तभी कोई चीज़ लिक्विड बनती है। अगर वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो वो चीज़ सॉलिड हो जाती है। अब उसने कहा कि ये है तो नॉन पोलर, तो ये लिक्विड क्यों है। हीलियम, हीलियम क्योंकि नोबल गैस है, आपको पता है नोबल गैस है, वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती, और जब बॉन्ड बनाएगी ना इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो वो कहते हैं कि ये फिर कैसे लिक्विफाई हो गई। तो वहाँ से उसको एक क्या मिली, एक रिसर्च के लिए ऑप्शन मिला कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। जब रिसर्च की गई तो आखिर में जो रिज़ल्ट निकला वो ये फोर्स उसने दरियाफ्त की थी कि नॉन पोलर के अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। और वो कैसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ज़रा इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस से मुराद है लम्हाती, थोड़ी देर के लिए पैदा हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अक्सर इसी के नाम से याद रखा जाता है, लंदन डिस्पर्शन या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से आपको आसानी से समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद आप कोई भी मॉलिक्यूल उसकी जगह पे रख सकते हैं जो नॉन पोलर हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की शक्ल अभी हमने पढ़ी है, कैसी होती है जी, राउंड शेप, वेरी गुड। साइडों पे इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस, वेरी गुड। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा एक और इसी तरह का नॉन पोलर, आप हीलियम समझ लें, ये हीलियम का एक एटम है और दरमियान में न्यूक्लियस है। ये इसका मैकेनिज्म भी है, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन या मैकेनिज्म ऑफ फोर्सेस, मैकेनिज्म समझ लें। तो ये पहले स्टेप के अंदर जब नॉन पोलर हवा में मौजूद होते हैं, ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अब ज़रा देखिएगा इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के सामने आए तो इलेक्ट्रॉन पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वेरी गुड। तो ये रिपल्जन जो होगी इसके नतीजे में क्या बनेगा, ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। इसके नतीजे में कुछ शक्लें यूँ बन जाएंगी, ऐसे करके, ऐसे करके। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर चला गया और ये पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर चला गया। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली जा रहा है, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शक्ल कुछ यूँ हो गई है, हवा में मौजूद थे। अब ज़रा देखिए ये दूसरा स्टेप के अंदर ये वाले हमारे पास जो डाइपोल बने हैं इन्हीं का नाम ही इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि ये कोई परमानेंट नहीं बन गए, इंस्टेंटेनियस, ये थोड़ी देर के लिए बने हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब ज़रा देखिएगा ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब आगे जाते हैं, यहाँ पे एक नॉन पोलर मौजूद है, एक और मॉलिक्यूल इसी का, हीलियम का, और ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये इसके करीब चला गया, ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। अब ज़रा यहाँ देखिएगा क्या सूरत हाल बनती है कि जो नया नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या एटम है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और इसका नेगेटिव एंड इंस्टेंटेनियस का एक दूसरे को फिर रिपेल करते हैं। ये जो रिपेल्जन काज हुई है इसके नतीजे के अंदर क्या बनता है ज़रा देखिएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा, ऐसे करके ये ख़त्म भी हो जाता है, दोबारा फिर बन जाते हैं, इसकी जगह ये समझ लें कोई नया बन गया है। और ये आपके पास जो अब नया तैयार हुआ है वो कैसा होगा,
उसकी शक्ल ऐसी, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, इलेक्ट्रॉन जो कि रिपेल हुए थे इधर चले गए। अब ये तो आपके पास इंस्टेंटेनियस था, ये जो नया पैदा हुआ है इसका नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, अब ज़रा देखें ये डाइपोल है कि नहीं है, तो यह डाइपोल है। अब ज़रा देखिए ये नेगेटिव एंड और इसका ये पॉजिटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन शो हुई है, ये वाली अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन का नाम जो हमने अभी पढ़ा है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, या फिर दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये आपके पास जो फोर्स पैदा हुई है इसी का नाम ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। और इसी तरह आप नॉन पोलर के अंदर कई एग्जांपल ले सकते हैं, हीलियम हीलियम ले लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लें, क्लोरीन क्लोरीन ले लें, क्योंकि Cl2 की फॉर्म में होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं है, एक Cl2 का मॉलिक्यूल दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल। इसी तरह बाकी नोबल गैसेस सारी ले लें अलग अलग, आर्गोन को अलग ले लें, इसी तरह क्रिप्टॉन को अलग ले लें। तो जितनी भी नॉन पोलर चीज़ें हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर एटम हैं, उनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो सकती हैं, और वो इसी की बेस पे। अब ज़रा देखते हैं कि इस पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। इससे पहले कि हम फैक्टर्स को देखें, एक चीज़ है जो हमको देखनी है, वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी नाम से जाहिर है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसका नाम देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी, द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच, ज़रा मुश्किल है डेफिनेशन, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसान लगेगी। एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। इसको ज़रा समझिएगा कि मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट, मेजरमेंट कहते हैं किसी चीज़ की पैमाइश करना, एक्सटेंट कहते हैं हद, कि कितनी उसकी हद है। टू विच एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड, कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, डिस्टॉर्शन शो कर सकता है। डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं? डिस्टॉर्शन कहते हैं कि अपनी असल शक्ल से तब्दील करना, अपनी असल शक्ल को तब्दील कर देना। मिसाल के तौर पर ये आपके पास पहले ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, डिस्टॉर्शन के बाद इसकी शक्ल यूँ हो गई, ठीक है जी। अब उसके बाद ये एक और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो थोड़ा अगर डिस्टॉर्ट होता है तो उसकी शक्ल यूँ हो जाएगी। तो ये जो शक्ल चेंज करना है यही क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन। क्या कहलाता है जी? डिस्टॉर्शन। और वो कहता है इसी चीज़ की मेजरमेंट, कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम कितना अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, यही इसकी मेजरमेंट। इसी की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। अब नाम सुनिएगा, पोलराइज, पोलराइज कहते हैं पोलराइज होने की सलाहियत को, पोल बनाने की सलाहियत को, एबिलिटी उसकी सलाहियत, कि इस मॉलिक्यूल या इस एटम की पोलराइज होने की कितनी सलाहियत है, इस मॉलिक्यूल या एटम की पोलराइज होने की कितनी सलाहियत है। जितनी सलाहियत ज़्यादा होगी उतना ये ज़्यादा पोलराइज होगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये पोलराइजेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, ये इसके साइज़ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? साइज़ पे डिपेंड करती है। ज़रा देखें, मैं यहीं से आपको समझाने लगा हूँ, और कि एक आपके पास ये वाला एटम है जिसका साइज़ छोटा सा है। अब ये मुझे बताइएगा कितना पोलराइज हो सकता है? मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ये देखें। अब उसके बाद इसका मतलब डिस्चार्ज किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइड पे मैंने शो किया, दरमियान में न्यूक्लियस है, इधर भी इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब यहाँ पे इसी के मुकाबले में एक बहुत बड़ा एटम है। अब ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जब डिस्चार्ज होगा तो इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हो जाएगी? ज़रा देखें, मैं कहता हूँ इसकी शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी, ऐसे करके। अब मुझे बताएं कौन ज़्यादा डिस्टार्ट हुआ है, ये छोटे साइज़ वाला या बड़े साइज़ वाला? बड़े साइज़ वाला।
ऑब्वियसली बड़े साइज़ वाला, कि ये ज़्यादा डिस्टार्ट हुआ है, इसने अपनी शक्ल ज़्यादा तब्दील की है। तो जितना ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, जितना ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। अब जो पोलराइजेबिलिटी, जब पोलराइजेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, पोलराइजेबिलिटी जो सॉरी मैं कह रहा हूँ कि पोलराइजेबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं, उसके बाद डी बाई फोर्सेस क्या हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्स के बाद हमने देखा पोलराइजेबिलिटी क्या है। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को देखेंगे कि ये पोलराइजेबिलिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, और नॉन पोलर मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।